नमस्कार मित्रों। आशा है आप लोग सकुशल होंगे और आनंदपूर्वक होंगे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रोचक भी है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है। एक बार महर्षि नारद को ये जानने की जिज्ञासा हुई कि भगवान कृष्ण, जिनकी कई रानियाँ थीं, और कथा ये आती है कि 16,000 रानियाँ थीं, तो वो भगवान कृष्ण अपने इतने बड़े परिवार को किस तरह से मैनेज करते हैं, ये उनके मन में, महर्षि नारद के मन में जिज्ञासा आई। तो ये देखने के लिए वो भगवान कृष्ण के महल पहुँचे। तो जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण और महारानी रुक्मिणी अपने गृह कार्यों में लगे हुए हैं। तो जब महर्षि नारद वहाँ पहुँचे, उनका भगवान कृष्ण ने स्वागत किया, कुशल क्षेम पूछी, और भी अन्य जो मेहमान के आने पे कार्य किए जाते हैं किए। उसके बाद वहाँ से भगवान को प्रणाम करके महर्षि नारद बाहर आ गए। फिर वो दूसरी महारानी के महल में पहुँचे। तो वहाँ जाके वो देखते हैं कि भगवान कृष्ण वहाँ पर भी मौजूद हैं, उपस्थित हैं, और वहाँ अपने कोई और कार्यों को कर रहे हैं। वहाँ पर भी भगवान कृष्ण ने उनका, नारद जी का स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद पश्चात जो भी यथायोग्य उनकी सेवा करनी थी वो की। और उसके बाद वहाँ से भी विदाई लेकर फिर वो तीसरे महल पहुँचे, अन्य रानी के महल में। तो देखा कि भगवान कृष्ण वहाँ पर भी उपस्थित हैं। तो इस तरीके से महर्षि नारद बहुत सारे महलों में उस दिन गए, और उन्होंने हर महल में ये देखा कि भगवान कृष्ण हर जगह उपस्थित हैं एक ही समय में, और सब जगह अलग अलग कार्य कर रहे हैं, अलग अलग अपने जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन कर रहे हैं। और इस तरीके से वो एक ही समय में सब जगह उपस्थित हैं। तो ये देखकर उनको बड़ा अचंभा और बड़ा आश्चर्य हुआ। तो भगवान से उन्होंने जब इस बारे में पूछा, तो भगवान ने कहा कि नारद, ये मेरी सूक्ष्म जो प्रकृति है और जो मेरी माया है, ये उसकी लीला है कि मैं एक समय में ही कई जगह, कई स्थानों पर उपस्थित रह सकता हूँ। तो एक समय में भगवान अपनी अचिंत्य माया, अपनी योग शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। ये उपदेश इस कथा से हमको मिलता है। अब वैसे हम इस कथा को एक पौराणिक कथा समझते हैं, और पौराणिक कथा समझकर हम इसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि हम ऐसा कोई घटना हमने ऑब्जेक्टिवली तो देखी नहीं या सुनी नहीं है कि जहाँ एक ही व्यक्ति एक ही समय में कई स्थानों पर उपस्थित रहे, क्योंकि उसको एक तरीके से जांच करना भी बड़ा कठिन है। तो एनीवे, ये एक कथा है, और ये महाभारत, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में आई। अब आप देखिए कि मैं इसका, आप देखिए, तुलना क्वांटम मैकेनिक्स की एक विशेष थ्योरी से करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं अब क्वांटम मैकेनिक्स को यहाँ पर थोड़ा सा इन्वॉल्व कर रहा हूँ, क्वांटम फिजिक्स को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, और मैं इस बात को फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो पौराणिक कथाएं हैं, या जो हमारे शास्त्रों में वर्णित दर्शन या फिलॉसफीज़ हैं, वो अपने आप में दर्शन है। और जो साइंस या क्वांटम फिजिक्स है, वो फिजिक्स और साइंस के डोमेन में आता है। वो थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल, वेरीफाइड थ्योरीज़ हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और इनकी तुलना एक तौर पे करना वैसे तो उचित नहीं है, लेकिन इसलिए मैं इनका कंपैरिजन कर रहा हूँ कि हर दर्शन और हर फिलॉसफी, हर साइंस
के अपने अपने एक सिद्धांत यानी कि मान्यताएं उनकी होती हैं, तो उन मान्यताओं को हम किसी पर्टिकुलर थ्योरी या पर्टिकुलर मैथमेटिक्स से हट के देखते हैं, क्योंकि वो सिद्धांत हैं। तो सिद्धांत तक हम किसी भी तरीके से पहुंच सकते हैं, इमेजिनेशन से, पॉस्टुलेट से, ऑब्जर्वेशन से, कैलकुलेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से, अलग तरीके से हम पहुंच सकते हैं। तो ये कॉमन ग्राउंड है। अदरवाइज फिलोसफिकल थ्योरीज या दर्शन या मेटाफिजिक्स और फिजिक्स की थ्योरीज अलग अलग हैं। तो ये बात मैं समझता हूँ और ये बात आपको भी ज्ञात होगी। तो एनीवेज, क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स अपने आप में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और बहुत विचित्र साइंस है। इसके कई पॉस्टुलेट्स हैं, कई एग्जाम्स हैं, कई आइडियाज़ हैं, और इसी के साथ साथ इसके कई इंटरप्रिटेशन भी हैं। तो जो जनरल क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग कॉलेजेस में पढ़ते हैं या जो प्रचलन में है, वो एक तरीके से कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड है। अब कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन ये वर्नर हाइजेनबर्ग ने एक तरीके से इसको प्रपोज किया था, और इसमें जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे वो हाइजेनबर्ग थे, मैक्स बॉर्न बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो इन्वॉल्व थे इसमें, नील्स बोर। तो इन लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स का एक इंटरप्रिटेशन यानी कि उसका एक तरीके से एक्सप्लेनेशन या उसका एक आइडिया दिया है। वही आइडिया जनरली हम लोग मानते हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन को लाइन टू लाइन फॉलो नहीं करते। उनके लिए क्वांटम मैकेनिक्स में हमेशा कुछ इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश होती है। तो इसी तरीके के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ह्यू एवरेट। ह्यू एवरेट ने क्वांटम मैकेनिक्स की एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए अपना इंटरप्रिटेशन दिया था, और वो इंटरप्रिटेशन कहलाता है मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो आज मैं मैनी वर्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर फोकस करूंगा। ये इंटरप्रिटेशन, देखिए मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन और मैनी वर्ड इंटरप्रिटेशन में क्या डिफरेंस है। तो कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन ये मानता है कि जो क्वांटम सिस्टम है, यानी कि जो जिस चीज़ का हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उसको हम सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम बिफोर ऑब्जर्वेशन, यानी जब तक उसका ऑब्जर्वेशन नहीं किया जाता तब तक वो सिस्टम अपनी डिफरेंट स्टेट्स में हो सकता है। यानी कि सिस्टम की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में उसकी इनफाइनाइट स्टेट्स मानी जाती हैं। यानी कि कोई भी क्वांटम सिस्टम, नॉट फिजिकल सिस्टम जिसको हम देख रहे हैं, जो हमारे सामने जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, ये क्लासिकल डोमेन है। तो क्लासिकल डोमेन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ, क्वांटम डोमेन की बात कर रहा हूँ। तो क्वांटम डोमेन में जब हम चले जाते हैं तो किसी सिस्टम की इनफाइनाइट स्टेट्स होती हैं। सिस्टम किसी भी स्टेट में हो सकता है बिफोर ऑब्जर्वेशन, बट as soon as you make an observation of the system jumps to one of its state। जो सिस्टम जो है वो अपनी कई सारी स्टेट्स से अचानक जंप करके किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में आ जाता है। ये कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन या ऑर्डिनरी इंटरप्रिटेशन है, ये आप समझ गए होंगे। अर्थात कोई भी सिस्टम जब तक हम उसे देखें नहीं, देखने से पहले वो अपनी इनफाइनाइट मैनी स्टेट्स में से किसी भी स्टेट्स में या सभी स्टेट्स में हो सकता है। लेकिन जब हम उसको देखते हैं तो वो हमें उन इनफाइनाइट स्टेट्स के बजाय किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में ऑब्जर्व होता है। इसको कहते हैं स्टेट रिडक्शन। यानी कि यू आर हैविंग इनफाइनाइटली मैनी स्टेट्स ऑफ ए क्वांटम सिस्टम, बट एज सुन एज यू मेक एन ऑब्जर्वेशन द सिस्टम जंप्स इनटू वन ऑफ इट्स स्टेट। एंड उसके बाद जब हम उसका फर्दर ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको दोबारा हम जब देखते हैं, तो फिर वो उसी स्टेट में हमको दिखाई देता है। ये कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन है। लेकिन इसमें एक कमी है, वो कमी को मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन उस कमी को आप केवल ये समझ लीजिए कि सम ऑफ द साइंटिस्ट आर नॉट क्वाइट कन्विंस्ड विद दिस आइडिया ऑफ स्टेट रिडक्शन। तो उसी में ह्यू एवरेट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। वास्तव में क्या होता है
कि बिफोर ऑब्जर्वेशन सिस्टम जो है वो इनफाइनाइट स्टेट्स में है और ऑब्जर्वर अलग है। तो जैसे ही ऑब्जर्वर उस सिस्टम को देखता है तो उस समय उस ऑब्जर्वर की स्वयं की स्टेट, यानी ऑब्जर्वर जो है उसकी कई स्टेट्स अचानक प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो दैट इज कॉल्ड द स्प्लिटिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वर का स्प्लिटिंग हो जाता है। तो सिस्टम जितनी स्टेट्स में है, हर स्टेट में ऑब्जर्वर पहुंच जाता है। यानी कि फॉर एवरी स्टेट ऑफ द सिस्टम देयर विल बी ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वर। तो बिफोर ऑब्जर्वेशन द ऑब्जर्वर वाज सिंगल, बट एज सुन एज द ऑब्जर्वर sees this superposition or the states of the system, then what happens that a sort of splitting happens। एक तरीके का टूटन हो जाती है और ऑब्जर्वर जो है वो अपने आप को स्प्लिट करके अलग अलग स्टेट में पहुंच जाता है। तो अब देखिए दोनों अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो गए। जो हमारा कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन है उसमें सिस्टम जो है वो कई सारी स्टेट्स में हो सकता है और ऑब्जर्वेशन के बाद वो सारी स्टेटों में से किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में आ जाता है। ये कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन है। और जो ह्यू एवरेट का इंटरप्रिटेशन था उसमें यह है कि सिस्टम बिफोर ऑब्जर्वेशन कई सारी स्टेट्स में है, लेकिन एज सुन एज जैसे ही हम उसको देखते हैं सिस्टम को, तो हम भी उसी सिस्टम की अलग अलग स्टेट्स में टूट जाते हैं और हर स्टेट में हमारा एक अपना अपीयरेंस हो जाता है। ये कहलाता है मैनी वर्ड इंटरप्रिटेशन। तो इसमें ऑब्जर्वर की स्प्लिटिंग हो जाती है। लेकिन ये अपने आप में बहुत प्रोफाउंड आइडिया है, लेकिन जो वैज्ञानिक हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, वो इसको ज़्यादा एंडोर्स नहीं करते। क्यों? बेसिकली इसलिए एंडोर्स नहीं करते कि हमने कभी किसी भी स्टेज में, किसी भी स्टेट में, किसी भी अवस्था में अपने आप की स्प्लिटिंग कभी हम महसूस नहीं करते। अर्थात हम मान लीजिए कि आप रात्रि में चंद्रमा को बाहर देख रहे हैं, तो आपने एक बार चंद्रमा को देखा तब भी आप वही हैं, आपने दोबारा उसको देखा वही हैं आप, तीसरी बार देखा आप वही हैं। हमें कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि हमने 3 बार देखा तो हमारी 3 आइडेंटिटीज़ बन गई। इट नेवर हैपन्स। हालांकि ये क्लासिकल लेवल पे हो रहा है, मैं क्वांटम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको क्वांटम एग्जाम्पल को आपको क्लासिकल में ये कहना चाह रहा हूँ कि वी कंटिन्यूसली मेक ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड। हम रेगुलरली ऑब्जर्वेशन करते हैं। जिस समय आप ये वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को भी आप मोबाइल को आप कई बार देख रहे होंगे, लेकिन आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा होगा कि मैं हर बार जितनी बार मैं इसको देख रहा हूँ, या जितनी बार मैं किसी और चीज़ को देख रहा हूँ, तो मेरी अपनी कॉन्शियसनेस की या अपने एग्जिस्टेंस की स्प्लिटिंग हो रही है। ऐसा नहीं, हम अपने आप को वैसे ही महसूस करते हैं जैसे हम हैं कंसिस्टेंटली। तो जो स्प्लिटिंग का आइडिया है वो वैज्ञानिकों के द्वारा एक तरीके से सपोर्ट नहीं किया जाता। इसीलिए जो ह्यू एवरेट का मैनी वर्ड इंटरप्रिटेशन क्वांटम मैकेनिक्स का था उसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली। हालांकि आज के दौर में भी कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जो इस चीज़ को थ्योरेटिकली पॉसिबल मानते हैं। अब देखिए ये कंप्लीटली साइंटिफिक थ्योरी है। तो उन साइंटिस्ट में मैक्स टैगमार्क हैं जैसे, या डॉन पेज हैं, इस तरह के कई साइंटिस्ट हैं, जो शॉन कैरोल हैं। ये लोग इस मल्टीवर्ड या मैनी वर्ड स्प्लिटिंग को करेक्ट थ्योरी मानते हैं, क्योंकि देखिए ये साइंटिफिक थ्योरी है। तो भले ही ये थ्योरी ये रिजल्ट हमको दे रही है कि इसमें ऑब्जर्वर का स्प्लिटिंग हो जाती है और ऑब्जर्वर अलग अलग वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने लगता है। इसका मतलब है कि अगर कई सारे ऑब्जर्वर हैं तो कई सारे ऑब्जर्वर कई सारे वर्ड क्रिएट कर देते हैं। इनफाइनेटली मैनी वर्ड क्रिएट होते हैं एवरी ऑब्जर्वेशन के साथ। ये थ्योरी का इंटरप्रिटेशन है। तो ये मैनी वर्ड इंटरप्रिटेशन कहलाता है क्वांटम मैकेनिक्स का। कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग इसको नहीं मानते, कुछ लोग कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन को ही मानते हैं। ये टर्म मैनी वर्ड इंटरप्रिटेशन आजकल बहुत पॉपुलैरिटी में है। कई लोग इसके साथ मल्टीवर्स
थ्योरी को भी जोड़ लेते हैं, जो कि कॉस्मोलॉजी की थ्योरी है। यानी कुछ लोग इसको साथ पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी के को भी मान लेते हैं। लेकिन ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर भी इस थ्योरी को उतना पॉपुलराइजेशन नहीं मिला। अब आप देखिए, बीइंग ए साइंटिफिक थ्योरी, द मैनी वर्ड इंटरप्रिटेशन इज नॉट regarded as true theory of the quantum mechanics। लेकिन साइंटिफिक थ्योरी है। उसी तरीके से जो मैंने आपको भगवान कृष्ण और नारद जी की जो कथा आपको प्रारंभ में सुनाई थी, वो भी कई लोगों के लिए एक आश्चर्य का और ऐसा नहीं हो सकता वाला पॉइंट ऑफ व्यू की हो सकती है। लेकिन अब आप ये देखिए कि साइंस और फिलॉसफी, साइंस और दर्शन, भले ही वो करेक्ट थ्योरी हो या ना हो, लेकिन एक जगह जाकर मिलते हैं। वहाँ भगवान कृष्ण अगर एक ही समय में कई जगह उपस्थित हैं तो उसको आप मैनी वर्ड इंटरप्रिटेशन मान सकते हैं। यानी कि एक ही ऑब्जर्वर लॉर्ड कृष्ण वो हर जगह मौजूद हैं एक ही समय में। और इधर ये जो हमारी मैनी वर्ड थ्योरी है, इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ये भी ये कहता है कि एक ही ऑब्जर्वर जो है वो अलग अलग स्टेट्स में या अलग अलग सिस्टम के साथ, सिस्टम की ये अलग अलग अवस्थाओं में उपस्थित रह सकता है। तो वहाँ इसको साइंटिफिक बेस पे हम इसको नकार देते हैं, यहाँ पर इसको फिलॉसफी के रूप में हम स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन साइंटिफिक थ्योरी अपनी जगह पर है, दर्शन अपनी जगह पर है। भले ही उसके परिणाम को हम नहीं देख पाते, लेकिन ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि जिस थ्योरी को साइंस प्रेडिक्ट करता है या जिस आइडिया को साइंस प्रेडिक्ट करता है, उसी आइडिया को हमारा दर्शन भी प्रेडिक्ट करता है। अब ये चीज़ अलग है कि उसको हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई ना कर पाएँ। इसी तरीके से कई और अन्य भी चीज़ें हैं जो हम आज के वर्ल्ड में देखते हैं। तो थ्योरीज़ जो हैं वो अपने डोमेन में हैं, दर्शन जो है वो अपने डोमेन में है, बट अल्टीमेटली उनके जो परिणाम हैं या उनके जो सिद्धांत हैं या उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि उस चीज़ को करेक्ट वे में इंटरप्रीट किया जाए और उस इंटरप्रिटेशन से जहाँ तक संभव है हो वहाँ तक अपना एक आइडिया या अपना एक सिद्धांत स्थापित किया जाए। अगर हम किसी भी चीज़ को सुपरफिशियल तरीके से या केवल सतही तौर पर समझेंगे तो ना हमें साइंस का ज्ञान होगा और ना ही हमें दर्शन का ज्ञान होगा। ये मेरा मानना है। मैं समझता हूँ आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि किस तरह से साइंस हमेशा सही नहीं होती या किस तरीके से दर्शन भी हमेशा गलत नहीं होता, और किस तरीके से एक बिंदु पर साइंस अथवा विज्ञान अथवा दर्शन अथवा मेटाफिजिक्स अथवा और अन्य थ्योरीज को एग्जिस्ट कर सकती हैं। अगले किसी वीडियो में फिर किसी और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।